गुजरात तक नॉर्थ ईस्ट को, नॉर्थ ईस्ट की कला संस्कृति को, नॉर्थ ईस्ट की खूबियों को और नॉर्थ ईस्ट के युवा बच्चों को जन जन तक पहुंचाने का काम डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने करा है और मैं इसका साक्षी हूँ। मेरे साथ उपस्थित श्री पेमा खांडू जी, सर्वानंद सोनवाल जी, श्रीमान बीरेन सिंह जी, कॉनराड संगमा जी, श्रीमान रियो जी, श्री प्रेम सिंह तमांग जी, युवा मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जी, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, प्रोफेसर बिमल कुमार दत्ता जी, एयर मार्शल अंजुन कुमार गोगाई जी और श्रीमान चलाई जी और इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूर्वोत्तर राज्यों के भाइयों और बहनों, आज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का एक शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस पर होने जा रही है और जहां तक मैंने भी कई राज्य देखे हैं, कई देश देखे हैं, कई राज्यों के पर्यटन स्थल देखे हैं। देश के सभी पर्यटन स्थल पर जाने का मुझे मौका मिला है। मैंने जो खूबसूरती नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखी है शायद ही कहीं देखने को मिल जाए और इतनी विविध भाषाएं, विविध संस्कृति और संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट ने, पूर्वोत्तर ने सजाकर संजोकर रखा है। आज भी इतने सालों की संस्कृति, इतने सालों का संगीत, इतने सालों का नृत्य, इतने सालों से बोलने जाने वाली भाषाएं, इतने संघर्ष के बाद, इतने हमलों के बाद भी जस की तस संभाल कर रखी है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, न केवल भारत, विश्व भर के पर्यटन का केंद्र बिंदु नॉर्थ ईस्ट कभी न कभी बनेगा, नजदीक के भविष्य में बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इसलिए विश्व पर्यटन दिन पर आज डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट में मैं पूरे पूर्वोत्तर भारत के सभी मुख्यमंत्री और पूरी जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहाँ पर 8 राज्यों के सभी मुख्यमंत्री उपस्थित हैं। 30 सितंबर तक ये हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पर्यटन मंत्रियों के साथ साथ सांस्कृतिक चीजें और संस्कृतियों के एक दूसरे के साथ मिलान और परिचय का भी कार्यक्रम होगा। और पूरा भारत, चूंकि अब वर्चुअल रूप से दूरियां कम हुई हैं, तो पूरा भारत भी नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति से परिचित होगा। मैं एक बात बड़े मन से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले नॉर्थ ईस्ट को कभी देखा नहीं था और आज एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मैं कम से कम 7-8 दिन नहीं रहा हूं, रात्रि निवास नहीं किया है। मैंने नॉर्थ ईस्ट को डिटेल से देखा है। पूर्वोत्तर के बगैर भारत और भारत की संस्कृति दोनों अधूरे हैं। जब तक पूर्वोत्तर की संस्कृति भारतीय संस्कृति के साथ मिलती नहीं है, भारतीय संस्कृति की पूरी कल्पना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्वोत्तर की संस्कृति भारतीय संस्कृति का, भारत का गहना है और ये गहने का परिचय इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है। मित्रों, हिमालय की चोटियां, गारो खासी का पहाड़ी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र बराक की घाटियां, असम के मैदानी क्षेत्र, घने जंगल, तवांग, वालोंग, मोइरांग की वीरभूमि में बसा पूर्वोत्तर भारत और मिजोरम की अलग प्रकार की एक संस्कृति, ये भारत को संपूर्ण बनाती है। मनोहरी सुंदरता की भूमि, हरा परिदृश्य, नीला जल, सुखद शांति, अनंत विशालता, मंत्रमुग्ध करने वाली स्थानीय आबादी का एक अद्भुत मिश्रण का परिचय पूरी दुनिया को नॉर्थ ईस्ट कराता है। यहाँ प्रकृति का अछूता सौंदर्य है, जनजातीय संस्कृति और सभ्यता है, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावे लोक संस्कृति कलाओं से भरपूर एक क्षेत्र विश्व भर के पर्यटन का केंद्र बनने के सभी गुण रखता है। और मैं मानता हूँ कि इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं शायद ही दुनिया के कभी किसी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। यहाँ का इतिहास समृद्ध है, यहाँ का इतिहास समान और स्वतंत्रता का इतिहास है।
हर राज्य ने अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सालों तक संघर्ष किया है और इसको जस का तस इस सांस्कृतिक नदी प्रवाह को यहाँ तक पहुँचा है। सौंदर्य विशिष्ट प्रदेश, ऐतिहासिक सांस्कृतिक लोक धरोहर, ये टूरिज्म का बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। मित्रों, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 ये पूर्वी क्षेत्र के देश के अन्य भागों में जाने का एक मजबूत माध्यम बना है। चाहे वो बनारस गया, पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बिहार तक एक आकर्षण का केंद्र बना। चंडीगढ़ गया तो भी पूरे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बना। और जब दिल्ली के मैदानों में गए तब भी दिल्ली के माध्यम से समग्र देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट का एक मैसेज गया था। मैं जितेंद्र सिंह जी को आग्रह करना चाहूँगा कि अगला समारोह निश्चित रूप से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर गुजरात में आप करने की कृपा करें। तो गुजरात आपके स्वागत के लिए तैयार है और हम मन से दिल खोलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी कलाकारों का और सभी आर्टिजन्स का स्वागत भी करेंगे और गुजरात की संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट का परिचय कराएंगे और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का गुजरात को परिचय कराएंगे। मित्रों, हम नॉर्थ ईस्ट को अगर आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ाना है, पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, रोजगार की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति बनी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो कभी आतंकवाद, बंद, हिंसा इसके कारण सुर्खियों में रहता था, इसकी जगह आज विकास, नई लगने वाली इंडस्ट्री, युवाओं का आगे बढ़ना और ऑर्गेनिक खेती, नए स्टार्टअप, इसके कारण देश भर में चर्चा में है। मैं मानता हूँ ये 6 साल शांति के साल रहे हैं। ये 6 साल में हमने शांति के लिए बहुत सारी चीज़ें करी है और भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के नज़दीक जाने का जो कार्यक्रम बनाया, अकेले मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग राज्यों के दौरे करे हैं। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में जाने वाले कोई प्रधानमंत्री होंगे तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने एक रोस्टर तय किया कि 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री हर बार कोई न कोई राज्य के अंदर अपने विभाग का कार्यक्रम लेकर जाएंगे और इसको अखंड रूप से 6 साल से हम चला रहे हैं। मोदी जी की एक दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उत्तर पूर्व के समावेशी विकास पर बहुत जोर दिया है और बांग्लादेश का समझौता हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ईस्ट के दरवाजों को खोलने वाला होगा। पूर्वोत्तर का समग्र दृष्टि से विचार पहले जब होता था, इससे अब अलग प्रकार से होने लगा है। पूर्व में विकास की कल्पनाएं पहले दिल्ली की दृष्टि से की जाती थी, अब पूर्वोत्तर के भाइयों बहनों को पूछकर, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को पूछकर, वहाँ स्थानीय इकाइयों के नेताओं को पूछकर उनकी विकास का खाका खींचा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास से कुछ नहीं होता जब तक विकास के मायने वहाँ की जनता जो देती है उस मायने में विकास नहीं होता। आपके विकास की प्रायोरिटी आप ही तय करते हो और दिल्ली उसको फॉलो करता है। मैं बहुत बड़ी बात है, लंबे समय से चली आ रही बहुत सारी समस्या है, जैसे बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त करना, ब्रू रियांग समझौता, बोडो समझौता, 8 उग्रवादी गुटों के लगभग 644 कैडर का और हजारों हथियारों का के साथ आत्मसमर्पण, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। वो तभी हो सकता है जब पूर्वोत्तर की समस्या को कोई समझेगा और उसका मन से निवारण करने का प्रयास करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में शांति स्थापना के लिए बहुत सारे काम हुए। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों को और पूर्वोत्तर की जनता को कहना चाहता हूँ, जो बचा कुचा है उसी को हम 2024 के पहले समाप्त कर देंगे। सबको साथ में रहकर पूर्वोत्तर के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, धन के बगैर विकास कभी हो नहीं सकता।
पहले पूर्वोत्तर के लिए मत तो बनाए जाते थे, हेड बनाए जाते थे, मगर हेड के पीछे जो अंक होते थे, आंकड़े होते थे, वो बहुत कम होते थे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। 13वें वित्त आयोग जो कांग्रेस सरकार में रहा, उसके अपेक्षा 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर के विकास में 251% की वृद्धि कर पूर्वोत्तर के विकास को गति देने का काम करा है। 250% वृद्धि हमने की है। आंकड़ों में बताऊं तो पहले 90,000 करोड़ मिलते थे। ये पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई 14वीं, उसमें 3,13,375 करोड़ रुपया दिया है। लगभग 3 गुना रुपया भारत सरकार ने भेजा है। मित्रों, डोनर मंत्रालय के बजट की बात करें तो 14-15 की अपेक्षा 19-20 का बजट लगभग 65% बढ़ा है। डोनर मंत्रालय का बजट जो है वो 14वें वित्त आयोग से अलग से है, और डोनर मंत्रालय ने भी छोटी छोटी चीज़ों को जो विकास के लिए खंड खंड जोड़ना जरूरी था, उसको जोड़ने का काम किया है। मित्रों, पिछले 5 वर्ष में एनईसी द्वारा लगभग 3519 करोड़ की लागत से 477 प्रकल्पों को मंजूरी दी गई है। इसमें ज़्यादातर समाप्त हो गए हैं, और अब हमने निर्णय लिया है कि एनईसी के बजट का 33% पिछड़े जिले, पिछड़े गांव, पिछड़े क्षेत्र और ऐसे समुदाय के जो विकास से आज भी अछूते रह गए, उनके विकास के लिए रिजर्व किया है। तो मुझे लगता है कि अब विकास का सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशी स्वरूप हमारे सामने आएगा। लगभग 11,087 करोड़ रुपया की 848 परियोजनाएं हमने स्वीकृत करी है। 5500 करोड़ रुपए की 726 योजनाएं परिपूर्ण कर दी। बांग्लादेश के लिए अगलतरा ओखरा रेल लिंक, मिजोरम में 60 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना, दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के असम का विकास, आइजोल में जलापूर्ति योजना, शिलोंग में सांस्कृतिक परिसर, मणिपुर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ईटानगर में सचिवालय का परिसर, आसाम में नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज का निर्माण, खानीगढ़ डिब्रूगढ़ में बहुउद्देशीय खेल परिसर, दीमापुर में जादिमा तक 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, बेंगलुरु और दिल्ली में पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए हॉस्टलों का निर्माण, एपीजे अब्दुल कलाम केंद्र की स्थापना शिलोंग के अंदर, गुवाहाटी के पास औद्योगिक बांस पार्क की योजना, लुंगलेई जिले मिजोरम में इजराइल के सहयोग से साइट्रस फूड पार्क की स्थापना। ये सारे इंस्टीट्यूशन कोई भी राज्य नहीं छूटा है। इससे एक न एक ऐसा प्रकल्प बना है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाला है और समग्र राज्य के विकास को आगे बढ़ाने वाला है। जहाँ तक रेल क्षेत्र का सवाल है, अभी जितेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु 15,088 करोड़ रुपया की 6 रेल परियोजनाओं को हमने संपूर्ण किया है। 15,088 करोड़ रुपया, और ये भी वित्त आयोग के बजट के अलावे हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं लेना नहीं चाहता, सबको मालूम भी है। मगर हवाई अड्डे की बात करें तो लगभग 553 करोड़ रुपया भारत सरकार ने वहाँ खर्चने का कार्यक्रम बनाया है। पोक्योंग का हवाई अड्डा सिक्किम का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। सड़क क्षेत्र में भी लगभग 10,000 करोड़ की लागत से 870 किलोमीटर लंबाई की 19 सड़क परियोजनाएं करी। तो रेलवे, हवाई जहाज और सड़क का जाला, इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट को बाकी के भारत के साथ जोड़ना और नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्यों को एक दूसरे के साथ जोड़कर विकास को गति देने का मोदी सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास किया है। दिबांग और लोहित नदियों पर पुलों का निर्माण, नेशनल हाईवे 52A ईटानगर और होलोंगी खंड का 4 लेन में बदलना, ढोला और सादिया के मध्य पुल का निर्माण, नेशनल हाईवे 44E के शिलोंग नॉस्टोइंग खंड को 2 लेन में बदलना, ये बड़े बड़े काम जो सालों से अटके हुए थे वो नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिए। इसके साथ जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं जाते हैं, बच्चों को मौका नहीं मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में शायद
आज़ादी के बाद जितने इंस्टीट्यूशन नहीं गए होंगे, इससे 3 गुना इंस्टीट्यूशन 6 साल के अंदर गए हैं। गुवाहाटी के विश्वविद्यालय में ब्रह्मपुत्र अध्ययन केंद्र स्थापित करना, डॉक्टर बी बरुआ कैंसर सोसाइटी गुवाहाटी, NEC ने पूरे देश में पूर्वोत्तर के छात्रालयों का निर्माण किया, मणिपुर में स्पॉट यूनिवर्सिटी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT गुवाहाटी के अंदर APJ अब्दुल कलाम सेंटर, 2018 में NITI NER फोरम का निर्माण और 2018-19 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट में एक स्टाइनर साझा सुविधा केंद्र बनाया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिल्ली के पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण, बेंगलुरु में भी निर्माण, इस प्रकार के कई इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। टाटा के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में एक प्राथमिक कैंसर की जांच का और पोस्ट ऑपरेशन सुविधाएं मिलने का सेंटर बनने का कार्यक्रम है और गुवाहाटी में एक मुंबई के समकक्ष कैंसर की अस्पताल बनाने का भी शुरू हो गया है। मैंने ही इसका शिलान्यास किया था। नॉर्थ ईस्ट में किसी को भगवान करे कैंसर न हो, मगर हो तो दिल्ली के धक्के या कलकत्ते के धक्के किसी को न खाने पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने की है। ये कोरोना काल में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा, जिस राज्य को जो जरूरत थी, मेरी भी कई बार राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात हुई, इसकी आपूर्ति करने का वायुसेना के विमान लगाकर भी करने का हमने प्रयास किया है। इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जानना चाहता, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे डॉक्टरों को टेलीकॉन्फ्रेंसिस से ट्रेनिंग की बात हो, चाहे जटिल प्रकार के केसों का एम्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस से इलाज करना हो। इसके अलावा खाद्यान्न आवंटन लगभग 3 करोड़ लोगों को 7.7 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न दिया है। अरहर दाल लगभग 30,000 मैट्रिक टन दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 533 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधा जमा करा है। जनधन योजना के अंदर जो ग्रांट भेजी गई वो लगभग 1707 करोड़ रुपया है। 1707 करोड़ रुपया गरीब के अकाउंट में सीधा भेजने का, लगभग 1 करोड़ 15 लाख गरीबों के अकाउंट में सीधा भेजा है। कुल 2530 करोड़ का सीधा लाभ पूर्वोत्तर के लोगों को भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में किया है। केंद्र ने अप्रैल 2020 से अब तक पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 8,000 करोड़ रुपया जारी करने का काम हमने किया है। मैं इसकी बहुत सारी डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि एक अलग विषय पर, अलग मौके पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप आज़ाद हुए तब देश की GDP का 20% हमारे पूर्वोत्तर का हिस्सा था, जो घटते 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 लगभग बहुत कम हो गया। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 24 तक हम पूर्ववत स्थिति क्या बना सकते हैं क्या? पूर्वोत्तर को टूरिज्म का सेंटर बना सकते हैं क्या? पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को उद्योग का सेंटर बना सकते हैं क्या? पूर्वोत्तर को हम IT का एक बहुत बड़ा हब, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों के पास टैलेंट है, उनको एक बहुत बड़ा हब बना सकते हैं क्या? पूर्वोत्तर को ऑर्गेनिक खेती का हब बना सकते हैं क्या? और पूर्वोत्तर की संस्कृति को सजोते हुए हम अगर 20% GDP का लक्ष्य रखते हैं तो मुझे लगता है कि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी जो भारत सरकार की है, इसका गेटवे पूर्वोत्तर बन सकता है और पूरे ईस्ट में मटेरियल बेचने का, एक्सपोर्ट करने का और अर्थतंत्र को गति देने का काम पूर्वोत्तर कर सकता है। जरूरत है संकल्प की, मेहनत की और एक साथ आकर काम करने की। मुझे बहुत खुशी है कि आज 8 राज्य नेडा के मेंबर हैं। 8 राज्यों ने NDA के साथ जुड़ने का फैसला किया है और मोदी जी के नेतृत्व में ये 8 राज्य एक 8 भाई की तरह आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व और समग्र पूर्वोत्तर के विकास का एक विजन और आप सभी का परिश्रम, ये तीनों इकट्ठा होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत नज़दीक हम पहुंच जाएंगे हमारी जो पूर्ववर्ती स्थिति थी उसमें। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रख रहे हैं,
आपके साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं और भारत सरकार की हर योजना आपके पास पहुंचे, इसलिए अपने प्रभाव का उपयोग हर सचिवालय में, हर सचिव पर भी करते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का विकास होगा। मैं फिर से एक बार डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस के थीम के साथ शुरू हुआ ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये कार्यक्रम अपने सभी उद्देश्यों में सफल हो ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। फिर से एक बार आप सभी को आज पर्यटन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हम सफलतापूर्वक लड़कर पूरे विश्व में अपना उदाहरण बिठाए, ऐसी भी मैं शुभकामनाएं देकर आप सबको ये कार्यक्रम सफल हो ऐसी शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।